घूमना किसे पसंद नहीं होता, चाहे प्रकृति की गोद हो या ऐतिहासिक स्थल हो, बड़ी इमारतें हो, शहर हो या बाजार हो या पार्क हो। हर व्यक्ति समय मिलने पर घूमना चाहता है और प्रकृति की गोद में घूमने की तो शांति ही अलग है। लेकिन एक आम पर्यटक और किसी साहित्यकार, अन्वेषक या रिसर्चर के घूमने में काफ़ी अंतर होता है। जहाँ एक आम तमाशबीन कहीं घूमने जाता है तो दृश्यों को देखकर केवल आनंद लेता है और साथ में अपनी सेल्फी लेकर या कुछ फोटो खिंचवाकर ही प्रसन्न हो जाता है। वहीं पर एक साहित्यकार, एक अन्वेषक या शोधार्थी उन जगहों के बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा करता है और तमाम सूचनाओं को एकत्र करके उन्हें जोड़कर एक समृद्ध साहित्य खड़ा कर देता है। एक साहित्यकार जिस जगह पर घूमने जाता है वहाँ की संस्कृति, वहाँ के इतिहास, वहाँ की जीवन शैली, इनसे जुड़ी तमाम जानकारियों को इकट्ठा करता है और अपनी कल्पना से भी बहुत कुछ सामग्री उसमें जोड़कर एक साहित्य रच देता है। और यही कारण है कि एक साहित्यकार के घूमने और एक आम तमाशबीन के घूमने में काफ़ी अंतर होता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यात्रावृत्त। यात्रावृत्त साहित्य की वह विधा है जिसमें कोई साहित्यकार कहीं घूमने जाता है और उस यात्रा के दौरान जो कुछ उसके अनुभव होते हैं उन्हीं अनुभवों को समेट करके अपनी कल्पना के साथ रचनात्मक रूप से एक साहित्य प्रस्तुत करता है। साहित्य की इसी विधा को यात्रावृत्त कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कृष्णनाथ द्वारा लिखित यात्रावृत्त स्पीति में बारिश, जो एक पाठ के रूप में कक्षा 11वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। तो आइए चलते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं और साथ में देखते हैं यात्रावृत्त होता क्या है और कैसे एक साहित्यकार अपनी यात्रावृत्त में वर्णन करता है, और इस पाठ के माध्यम से आपको स्पीति की सैर कराते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कृष्णनाथ के द्वारा लिखित एक यात्रावृत्त स्पीति में बारिश। इस पाठ का सारांश, इस पाठ की पृष्ठभूमि और यात्रावृत्त की तमाम विशेषताओं से गुजरते हुए आपको स्पीति की सैर कराते हैं इस पाठ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेखक के बारे में। पाठ के लेखक कृष्णनाथ का जन्म सन 1934 ईस्वी वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, स्पीति में बारिश। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है और लोहिया सम्मान से सुशोभित हैं। इस पाठ का लेखक बौद्ध दर्शन का विद्वान और चिंतक है। बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए ज्ञान के अन्वेषण के क्रम में ही लेखक ने यायावरी यानी घुमक्कड़ी जीवन को अपनाया और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तमाम स्थलों का भ्रमण करना आरंभ किया। इसी भ्रमण के दौरान यात्रावृत्त लिखने का ख्याल लेखक को आता है और जिन जिन जगहों पर वह घूमने जाता है उससे जुड़े हुए अपनी यात्रा के अनुभवों को साहित्यिक रूप प्रदान करता है। कृष्णनाथ ने इस पाठ में अपनी स्पीति यात्रा का जिक्र किया है और स्पीति यात्रा का वर्णन करते हुए लेखक ने न केवल स्पीति से जुड़े हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त किया है बल्कि उसके इतिहास, उसके भूगोल, स्पीति की ऋतुएं, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ का मौसम, वहाँ की जीवन शैली, इन तमाम आयामों को व्यक्त किया है अपने लेख में। तो आइए देखते हैं स्पीति के बारे में लेखक के अनुभव और साथ में स्पीति का इतिहास, भूगोल और अन्य तमाम जानकारियां। सबसे पहले देखते हैं स्पीति के कुछ सुंदर नज़ारों को। ठंड के मौसम में स्पीति काफी ऊंचाई पे होने के नाते बर्फ से पूरी तरह ढक जाता है और वसंत ऋतु जो बहुत ही अल्पकाल का होता है उसमें थोड़ी सी बर्फ पिघलती है तो दाहिनी तरफ का जो दृश्य है इस तरफ नजर आता है।
स्पीति एक परिचय। स्पीति हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में कोई जुड़ाव नहीं है। ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों के कारण यह क्षेत्र इतिहास में भी बहुत कम चर्चा में रहा है। यहाँ का कठिन भूगोल ही यहाँ के इतिहास का कारण है। लेखक की स्पीति यात्रा के समय जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल और स्पीति घाटी के बीच संचार का एकमात्र साधन वायरलेस सेट है, जो लाहौल घाटी के मुख्यालय केलंग तथा स्पीति घाटी के मुख्यालय काजा के बीच संचालित होता है। केलंग में बैठे राजा को हमेशा यह डर बना रहता है कि काजा का सूबेदार कहीं बगावत न कर दे, लेकिन वह वायरलेस संदेश भेजने के अतिरिक्त और कुछ कर भी नहीं सकता है। वसंत ऋतु में भी 170 मील की दूरी पहाड़ों को पार करके आना जाना अत्यंत कठिन है, और शीत ऋतु में तो असंभव है। स्पीति का इतिहास। प्राचीन काल में स्पीति सभी भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। अनाम से मतलब है किसी साम्राज्य के अधीन होते हुए भी यहाँ का शासन प्रायः स्वतंत्र रूप से स्थानीय स्तर पर ही चलाया जाता था, क्योंकि साम्राज्य का कोई प्रतिनिधि शायद ही कभी यहाँ पहुंच पाता था। साम्राज्य टूटने पर स्पीति स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में कभी लद्दाख मंडल में, कभी कश्मीर मंडल में, कभी बुशहर मंडल में और कभी कुल्लू मंडल में तथा कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी इसका एक स्वायत्त शासन रहा है। इसकी स्वायत्तता भूगोल के कारण है तथा भूगोल ही इसकी रक्षा और संहार करता है। पहले कभी साम्राज्य के राजा का कोई हरकारा या संदेशवाहक जब स्पीति में आता था तो आते जाते ही पूरा बसंत बीत जाता था। यहाँ के कठिन भूगोल के कारण शायद ही कोई आक्रमणकारी इधर रुख करता था। जोरावर सिंह नामक एक आक्रमणकारी ने जब स्पीति पर आक्रमण किया तो यहाँ के लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को खूब लूटा। यह अप्रतिकार ही शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति के लोग कितने भोले और बाहरी दुनिया से कितने अनजान हैं, इसका एक उदाहरण लेखक ने प्रस्तुत किया है। लेखक बताता है कि उसकी यात्रा के दौरान स्पीति में सड़कें बनाई जा रही थी। सड़कों को बनाने के लिए डायनामाइट से विस्फोट कर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा था। धमाके की आवाज सुनकर लाहौल के निवासी इतने डर जाते थे कि आंखें बंद करके चंगमा नामक वृक्ष की तना या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते और धमाका गुजर जाने के बाद फिर डरते डरते आंखें खोलते थे। आजाद भारत को लाहौल स्पीति का प्रशासन अंग्रेजी राज्य से मिला था। अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इसके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में व्यापार चाहते थे। तिब्बती सीमा के अधिकांश क्षेत्र जैसे कुल्लू, लाहौल, स्पीति आदि 1846 में ब्रिटिश अधीनता में आए। ब्रिटिश अधिकार में आने के बाद यह क्षेत्र पहले सुपरिंटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में कांगड़ा जिले में शामिल कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी यहाँ का प्रशासन एक नोनो नामक अधिकारी द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो ही कार्य करता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल एक दूसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो यह एक राजा था। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास किया गया, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन का अधिकार यहाँ के स्थानीय अधिकारी नोनो को दिए गए, जिसका काम था मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे मोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना। इसके ऊपर के मामलों को वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वर्णन कांगड़ा जिले के कुल्लू तहसील के अंतर्गत मिलता है। आज़ादी के बाद 1960 ईस्वी में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य का एक जिला बना दिया गया, जिसका मुख्यालय केलंग में था। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य बना तो लाहौल स्पीति को
उसका उत्तरी जिला घोषित कर दिया गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति का भूगोल। स्पीति 31 डिग्री 42 मिनट और 32 डिग्री 59 मिनट अक्षांश उत्तरी और 77 डिग्री 26 मिनट और 78 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है, जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी का नाम स्पीति नदी के नाम पर रखा गया है। स्पीति नदी पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से आगे पुराने रामपुर बुशहर राज्य में या अब के किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। लेखक स्पीति में केवल इसी नदी को पहचानता है। हालांकि वहां पारा नदी और पारा की घाटी तथा पिन नदी और पिन की घाटी भी है, लेकिन यह घाटियां अत्यंत बीहड़ और वीरान हैं। केवल स्पीति घाटी में ही आबादी रहती है, और वह भी प्रति वर्ग मील 4 व्यक्ति से भी कम लोग बसते हैं। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। लेखक के अनुसार सामान्यतः पर्यटन के नाम पर हिमालय के जिन हिल स्टेशनों को लोग जानते हैं और जहां टूरिस्ट स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताओं, आइसक्रीम और छोले भटूरे का आनंद लेते हैं, वह कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर आदि हिमालय नहीं, बल्कि हिमालय का तलवा यानी निचला स्थान है, जिसे शिवालिक या पीर पंजाल रेंज भी कहते हैं। मध्य हिमालय की शुरुआत तो रोहतांग पास के बाद शुरू होती है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र तल से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट यानी लगभग 13,000 फीट है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को चारों ओर से घेरे हुए हैं, उनमें उत्तर में है बारालाचा पर्वत श्रेणी। बारालाचा दर्रा की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से 16,503 फीट तक लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी की 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। इनमें से कुछ छोटी बड़ी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 13,000 फीट से लेकर 17,000 फीट के बीच है। इन्हीं के बीच में स्पीति घाटी स्थित है। इसके पार वाह्य हिमालय दिखता है, जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है और इसकी अधिकांश चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। स्पीति की जनसंख्या और क्षेत्रफल। स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार यह 3,231 रही और 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 है। इसका क्षेत्रफल 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिलता है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। इसका अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 व्यक्ति से भी कम है। यह 1901 में प्रति वर्ग मील 2 व्यक्ति से भी कम थी। स्पीति में ऋतुएं और वनस्पतियां। लाहौल की तरह स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। यहाँ जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु होती है और शेष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ खास अंदाजा नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रातें ठंडी होती हैं। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। स्पीति का वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है और अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है।
नदी नाले सब जम जाते हैं और तेज हवाएं चलती हैं जो खुले मुंह और हाथ में शूल की तरह चुभती हैं। स्पीत में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय में मानसून नहीं पहुंच पाता, अतः वर्षा ऋतु में यहाँ मन की साध नहीं पूरी करती है। स्पीत में कभी कभी बारिश होती है। धरती सूखी, ठंडी और बंजर रह जाती है। स्पीत में साल में एक ही फसल होती है, जिसमें मुख्य फसल है 2 किस्म की जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले या उन पर बनाए हुए कुल हैं। यह नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि यहाँ का पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए जल की व्यवस्था की जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता और वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पर पेड़ नहीं होते। इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। स्पीति के बारे में लेखक के विचार। स्पीति की कम जनसंख्या को लेकर लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात का नहीं कि यहाँ इतने कम लोग क्यों रहते हैं, बल्कि आश्चर्य इस बात पर है कि इतने लोग भी यहाँ क्यों और कैसे रहते हैं। स्पीति 8-9 महीने शेष दुनिया से कटा रहता है। यहाँ के लोग सिर्फ एक ही फसल उगा पाते हैं। घरों को गर्म रखने के लिए यहाँ न तो लकड़ियाँ हैं और न आजीविका के साधन हैं। फिर भी लोग क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए, या अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम के कारण, या कहीं और न जा सकने की मजबूरी के कारण, या इन सभी कारणों से? लेखक का मानना है कि सब कुछ तर्क से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन स्पीति में लोग क्यों रहते हैं इसे तर्क से साबित नहीं किया जा सकता। स्पीति के चारों ओर बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों को देखकर लेखक को लगता है कि इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। अर्थात चारों ओर से दुर्गम पहाड़ों से घिरे होने के कारण स्पीति के लोगों का जीवन स्थिर, उत्साह रहित और अत्यंत पीड़ादायक हो गया है। स्पीति के दक्षिण में माने पर्वत श्रृंखला को देखकर लेखक सोचता है, इसका नाम कहीं बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं पड़ा, जिसका बीज मंत्र है ओम मणि पद्मे हूं, जिसे संक्षेप में माने कहते हैं। लेखक ऐसा इसलिए मानता है कि इन चोटियों पर बौद्ध लामाओं ने माने मंत्रों का बहुत अधिक जाप किया है। स्पीति के चारों तरफ बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों को देखकर लेखक कहता है कि इनकी ऊंचाई से होड़ लगाना तो मृत्यु के बराबर है। लेकिन कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरतों की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानी और पहाड़ी भागों से युवक युवतियां यहाँ आएं और पहले अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को गलाएं तथा उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत के बल पर यौवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। लेखक ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि माने की ये चोटियां बूढ़े लामाओं के मंत्र जाप से उदास हो गई हैं। बाहर से आने वाले युवक युवतियां अगर यहाँ किल्लोल करेंगे तो यहाँ उल्लास उमंग का माहौल पैदा होगा, जिसकी गर्मी से यहाँ के लोगों के जीवन में जमी उदासी और पीड़ा पिघल जाएगी। अर्थात यहाँ पर्यटन के आने से लोगों के जीवन में उत्साह, समृद्धि और खुशहाली आएगी। मध्य हिमालय में मानसून नहीं पहुंचता, अतः स्पीति में बारिश बहुत कम होती है। इसे लेकर लेखक को कालिदास की रचना ऋतु संहार के वर्षा वर्णन की याद आती है, जहां वर्षा का क्या ठाठ है। जल की फुहारों से युक्त मतवाले हाथियों के समान घुमड़ते बादलों, बिजली के चमकने और नगाड़ों की ध्वनि के समान गरजते बादलों का अद्भुत साहित्यिक वर्णन है। लेखक सोचता है
कि कालिदास के वर्षा वर्णन का वह सौंदर्य यहाँ बिल्कुल नहीं है। अतः वर्षा का वह सौंदर्य यहाँ के लोगों की समझ से परे है। यहाँ के लोग नहीं समझ सकते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे होते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती और कलपती हैं, मोर नाचते हैं, बंदर चुप मारकर गुफाओं में छुप जाते हैं। यहाँ वर्षा कभी इतनी कम होती है कि मन की साध पूरी नहीं होती। धरती सूखी, बंजर और ठंडी रह जाती है। स्पीत में वर्षा एक सुखद संयोग। स्पीत में बरसात एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक स्पीत तहसील मुख्यालय काजा के डाक बंगले में सो रहा था। अचानक लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का पिछला पहर था। लेखक ने लैंप की लौ तेज की और खिड़की का पल्ला खोला। तेज हवा का झोंका उसके मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। उसकी आड़ से देखने से लगा कि बारिश हो रही है। अंधेरे में बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें गिरने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। आवाज को सुनकर लेखक को लगा जैसे दुंगछेन को हवा बजा रही हो या महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही हो। ठंड धीरे धीरे और बढ़ती गई और बिस्तर पर पड़ा लेखक न जाने कब सो गया। सुबह जब उठा तो चाय पीते हुए सुना कि स्पीत के लोग कह रहे थे, लेखक की यात्रा अत्यंत शुभ है। स्पीत में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो इस तरह से आपने इस पाठ का सारांश देखा। लेखक ने इस पाठ में स्पीत के भूगोल, वहाँ के इतिहास, वहाँ की ऋतुएं, मौसम, वहाँ फल, सब्जियां, जीवन शैली, इन सभी विषयों का विस्तार से वर्णन किया। साथ में लेखक ने साहित्य से भी वहाँ की तुलना की और कालिदास की रचना ऋतु संहार के वर्षा वर्णन के साथ तुलना करते हुए बताया कि वर्षा का वह सौंदर्य यहाँ के लोग कतई अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने कभी इस तरह की वर्षा होते हुए देखी ही नहीं। इसलिए कालिदास का वर्षा वर्णन यहाँ के वर्षा ऋतु से बिल्कुल मेल नहीं खाता। यहाँ वर्षा एक घटना है, एक सुखद संयोग है और लेखक स्पीत घाटी को घूमने के लिए जिस दिन गया है, संयोग से उसी दिन रात को बारिश होती है और लोग लेखक को शुभकामना देते हैं और ये मानते हैं कि शायद लेखक का इस घाटी में आना शुभ रहा है और यही कारण है बहुत दिनों के बाद यहाँ बारिश हुई है। अब आइए वीडियो के माध्यम से स्पीत घाटी के सौंदर्य को निहारते हैं। किब्बर दुनिया का सबसे ऊंचा गांव और यहाँ का मतदान केंद्र दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। यह स्पीत घाटी का सबसे जाना माना गांव है। इसकी पहचान इसकी ऊंचाई है। स्पीत घाटी हिमालय की गोद में ऊंचे ऊंचे हिम शिखरों के बीच स्थित एक सुरम्य घाटी, शांत इतना मानो प्रकृति ने अपने विश्राम के लिए सबसे शांत जगह को अपने लिए सुरक्षित रखा हो। यहाँ की सुरम्य घाटियां और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कौन नहीं कहेगा कि देवता यहीं निवास करते हैं। स्पीत जाने के लिए दो रास्ते हैं, शिमला होकर और मनाली होकर। शिमला होकर जाने वाला रास्ता ज्यादा सुगम है क्योंकि पहाड़ की ढलान इतने तीखे नहीं है और इस रास्ते पर कई अन्य सुंदर पर्यटक स्थल हैं।
जो पर्यटकों की थकान मिटा सकते हैं। शिमला से बस यात्रा के द्वारा भी स्पीति घाटी में पहुंचा जा सकता है। हालांकि बसों की संख्या बहुत कम है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से भी स्पीति घाटी की यात्रा की जा सकती है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। तहसील मुख्यालय स्पीति घाटी के मुख्य स्थान काजा में स्थित है। स्पीति घाटी का नामकरण यहाँ बह रही स्पीति नदी के नाम पर किया गया है। हालांकि यहाँ पारा नदी और पिन नदी भी है, जिसके नाम पर पारा की घाटी और पिन की घाटी भी है। लेकिन ये घाटियाँ इतनी वीरान और बीहड़ हैं कि केवल स्पीति घाटी में ही आबादी है। स्पीति के काजा में एकमात्र पेट्रोल पंप है। आबादी इतनी विरल है और विकास इतना कम है, पूरी घाटी में केवल काजा में एकमात्र BSNL नेटवर्क स्थापित है। यहाँ से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन शिमला में, जो कि 450 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कुल्लू का भूधर एयरपोर्ट, जो कि 250 किलोमीटर दूर है। टैबू मोनेस्ट्री, चंद्रताल, पिन वैली नेशनल पार्क, किंग गोम्पा आदि कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं।